मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी बताइए। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। घनानंद को हराया इन्होंने, है ना, किसको हराया, घनानंद को हराया। नंद वंश के अंतिम शासक थे। ठीक। चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म का अनुयायी था, तो चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था। ठीक। अलग अलग समय में अलग अलग शासकों ने अलग अलग धर्म को समर्थन दिया है। ठीक। चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह किसकी पुत्री से हुआ था, तो देखिए सेल्यूकस निकेटर की पुत्री का नाम था कार्नेलिया। क्या नाम था, कार्नेलिया। और कार्नेलिया का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मगध साम्राज्य का राजा कौन बना, तो बिंदुसार बना। कौन बना, बिंदुसार। बिंदुसार को ही अमित्र घात के नाम से जाना जाता है, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। बिंदुसार की उपाधि क्या है, अमित्र घात। ठीक। चलिए, बिंदुसार के बाद मगध साम्राज्य की राजगद्दी पर अशोक बैठते हैं, है ना। तो बिंदुसार एक सीरीज से याद रखिए, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार, और बिंदुसार के बाद अशोक, महान अशोक। कलिंग का युद्ध बहुत प्रसिद्ध है और अशोक ने बहुत सारे युद्ध लड़े, लेकिन कलिंग का युद्ध ऐसा युद्ध था जिसमें उनका हृदय परिवर्तित हो गया और उन्होंने फिर युद्ध लड़ना बंद कर दिया। ठीक। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को कहां भेजा, श्रीलंका भेजा। ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक। हाँ, बिल्कुल। 1750 ईस्वी में अशोक के शिलालेखों की खोज सर्वप्रथम किसने की, पार्टी ने की थी। ठीक। अशोक के किस शिलालेख में धम्म की व्याख्या की गई है, तो 11वें शिलालेख में धम्म की व्याख्या की गई है। ठीक। आप जानते हैं बौद्ध धर्म में एक 3 प्रमुख मंत्र हैं, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। जब भी कोई बौद्ध धर्म में प्रवेश लेता था तो उसको ये 3 मंत्र बुलवाए जाते थे। जब भी आप कभी जाएंगे श्रावस्ती वगैरह घूमने तो ये 3 मंत्र आपसे भी बुलवाए जाएंगे। ठीक। चलिए आगे देखते हैं। अशोक के शिलालेखों की संख्या कितनी है, तो अशोक के 14 शिलालेख हैं। कितने, 14 शिलालेख हैं। स्तंभ लेख हैं 7। स्तंभ लेख कितने हैं, 7 हैं। ठीक। शिलालेखों की संख्या याद रखना, अक्सर शिलालेख पूछते हैं। ठीक। अब देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के समय का ही एक नाम आता है सिकंदर का। किसका, सिकंदर का। ठीक। सिकंदर किसका शिष्य था, तो सिकंदर अरस्तु का शिष्य था। एरिस्टोटल आपने नाम सुना होगा, जब भी अगर आपने कभी समाजशास्त्र या राजनीति विज्ञान में अगर पढ़ाई ग्रेजुएशन में किया है तो अरस्तु का नाम जरूर सुना होगा। ठीक। हाँ, एरिस्टोटल इंग्लिश में कहते हैं। सिकंदर शिष्य था अरस्तु का, और सिकंदर का सेनापति था सेल्यूकस निकेटर। शुंग वंश की स्थापना किसने की, पुष्यमित्र शुंग ने की थी। शुंग वंश की स्थापना किसने की, पुष्यमित्र शुंग ने की थी। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था, तो शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति है। कौन है, देवभूति। ठीक। कर्ण वंश की स्थापना किसने की, तो कर्ण वंश की स्थापना वासुदेव ने की थी। चलिए, कर्ण वंश का अंतिम शासक सुशर्मा है। कौन है, सुशर्मा। सातवाहन वंश की स्थापना किसने की, शिमुक ने की थी। और भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमणकारियों का क्रम किस प्रकार है, तो सबसे पहले आक्रमण हुआ यूनानियों का, फिर शकों का, फिर पहलों का, और फिर कुषाण का। ये क्रम याद रखना। ठीक। सबसे पहले यूनानी आक्रमण, और फिर शकों का आक्रमण, फिर पहलव आक्रमण, और फिर कुषाण आक्रमण। ठीक। चलिए, गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त, अभी तुमने प्रश्न पूछा था, है ना। गुप्त वंश का संस्थापक कौन है, श्रीगुप्त। चलिए, गुप्त वंश का प्रथम सम्राट कौन बना। देखिए, सम्राट बनने का मतलब यह है कि संस्थापक कोई भी हो सकता है, लेकिन जब एक बहुत बड़ा साम्राज्य आप स्थापित करते हैं तब आप सम्राट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, सम्राट कहलाते हैं। तो प्रथम सम्राट हैं चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त प्रथम। और चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य कहा जाता है, विक्रमादित्य कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। गुप्त संवत की शुरुआत किसने की, तो देखिए, गुप्त संवत की शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। किसने की थी, चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। हीनयान और महायान किस धर्म के 2 भाग हैं, बौद्ध धर्म के हैं। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त वंश का शासक कौन बना, समुद्रगुप्त। ठीक। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, समुद्रगुप्त को कहा जाता है। हरिशेन, मैंने बताया, हरिशेन प्रयाग प्रशस्ति, किसने क्या लिखा इन्होंने, प्रयाग प्रशस्ति। और प्रयाग प्रशस्ति किसके ऊपर है, समुद्रगुप्त के ऊपर है। तो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे हरिशेन। तो अगर प्रश्न पूछा जाए कि हरिशेन किसके दरबार में कवि थे, तो समुद्रगुप्त के दरबार में कवि थे।
ठीक, चलिए कनिष्क किस वंश का शासक था बताइए? तो कनिष्क कुषाण वंश का शासक था। कौन से वंश का? कुषाण वंश का शासक था। ठीक, गुप्त काल में स्वर्ण मुद्राओं को दिनार कहते थे। क्या कहते थे? दिनार, दिनार कहते थे। ठीक, चलिए गुप्त सम्राट किसके अनुयायी थे? तो देखिए गुप्त सम्राट वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। ठीक, वैष्णव धर्म जिसमें विष्णु जी को अपना आराध्य माना जाता है। ठीक है, चलिए चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में संस्कृत भाषा के सबसे प्रसिद्ध कवि याद रखिए, भारत का शेक्सपियर, रघुवंशम, रघुवंशम और अभिज्ञान शकुंतलम। चलिए अभिज्ञान शाकुंतलम जैसी रचनाएं करने वाले कवि कालिदास, जिसको भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। और ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। कहाँ थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो देखिए सारनाथ स्तंभ, अब देखिए यहाँ सारनाथ स्तंभ लिख गया है, सारनाथ का ये स्तूप होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्तूप। ठीक, तो ये किसने बनवाया था? अशोक ने बनवाया था। किसने बनवाया था? अशोक ने बनवाया था। अशोक के सारनाथ स्तंभ के निचले भाग पर कौन कौन से जानवर हैं? तो हाथी, घोड़ा, सांड और सिंह। हाथी, घोड़ा, सांड और सिंह। चलिए आगे देखते हैं। सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना किसने की? तो कलिंग के युद्ध के बाद अशोक ने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की थी। कलिंग के युद्ध के बाद। ठीक, अशोक ने कहां पर चोल, पांड्य, केरल पुत्र और सतीय पुत्रों को का अपनी पड़ोसी शक्तियों के रूप में उल्लेख किया है? तो शिलालेख, जो दूसरा शिलालेख है, उसमें अशोक ने इनको अपनी पड़ोसी शक्तियां बताया है कि ये हमारे आसपास में रहने वाले लोग हैं। ठीक, अशोक के अभिलेख में उसके किस एकमात्र पुत्र की चर्चा है? तीवर। कौन सा? तीवर। चलिए दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबी अवधि तक किस वंश का शासन रहा? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए वंश, कई वंश ने दिल्ली सल्तनत में शासन किया है, लेकिन सबसे लंबी अवधि तक तुगलकों ने किया। किसने किया? तुगलकों ने किया। ठीक, अशोक के अभिलेखों में उसके किस एकमात्र पुत्र की चर्चा है? तीवर। हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने स्थानांतरित की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने। अशोक ने अपने किस शिलालेख में स्वयं का उल्लेख किया? मास्की शिलालेख में। इसका? मास्की शिलालेख में। ठीक, देवानाम प्रिय कहा जाता है इसको। क्या? देवानाम प्रिय, देवताओं का प्रिय। चलिए अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो मैंने ये उस समय बताया था जब मैंने अभिलेख बताया था, जेम्स प्रिंसेप। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। ब्राह्मी लिपि को पढ़ने में सर्वप्रथम सफलता किसको मिली? जेम्स प्रिंसेप को मिली थी। श्रीनगर की स्थापना, श्रीनगर की स्थापना किस शासक ने की? अशोक ने की। एक बार मैं पढ़ा रहा था जियोग्राफी, तो मैंने ये बात आपको बताई थी कि श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? अशोक ने की थी। ठीक, याद रखना कुछ चीजें। ठीक, हाँ, आगरा की स्थापना सिकंदर लोदी ने की है। ठीक, चलिए जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की। किसने की? फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक, चलिए मध्यकालीन भारत का प्रथम शासक कौन था जिसने सती प्रथा पर निषेध लगाया? मोहम्मद बिन तुगलक ने सती प्रथा पर निषेध लगाया था। मध्यकालीन भारत का प्रथम शासक था। किस सुल्तान ने सर्वप्रथम उत्तर भारत में सिंचाई हेतु नहरों का जाल फैलाया? तो देखिए ये भी तुगलक वंश से ही है। किससे है? तुगलक वंश से। फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक ने नहरें बनवाई थी। ठीक, चलिए मराठा शक्ति का उदय, मराठा शक्ति का उदय कब हुआ? तो मराठा शक्ति का उदय कौन सी शताब्दी में हुआ है? 17वीं शताब्दी में छत्रपति शिवाजी ने मराठा साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक, किसके नेतृत्व में 17वीं शताब्दी में उत्तरार्ध में मराठा शक्ति का जन्म हुआ? शिवाजी। ठीक, चलिए बाबर का जन्म कब और कहां हुआ था? बाबर का जन्म, तो बाबर का जन्म हुआ था फरगाना में। कहां हुआ था? फरगाना ने। ये देखिए ये नहीं पूछेगा कभी, याद रखना। मुझे नहीं लगता कि उसके जन्म का समय पूछा जाएगा, लेकिन स्थान बहुत बार पूछा गया है। बाबर का जन्म कहां हुआ था? फरगाना में। ठीक, बाबर भारत पर पहला आक्रमण किसके विरुद्ध किया? ठीक, तो यूसुफ जाहियों के विरुद्ध हुआ था। देखिए बाबर के कुछ प्रमुख आक्रमण हैं, जैसे पानीपत का, ठीक, खानवा का, ठीक, घाघरा का और चंदेरी का। कहां का? चंदेरी का। ठीक, चलिए
आगे देखते हैं, पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच में हुई थी? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुई थी। पानीपत की पहली लड़ाई इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुई थी। और कब हुई थी? 1526 में, 1526 में हुई थी। खानवा का युद्ध, अभी मैंने बताया, खानवा का युद्ध किससे किसके मध्य लड़ा गया? तो याद रखना, राणा सांगा और बाबर के बीच में लड़ा गया था 1527 में। और 26, 27, 28, 29, ये 4 युद्ध ऐसे याद रखिए, पान खा चल घर। ठीक, पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, घाघरा का युद्ध। ठीक, 27, 28, 29 ऐसे याद रखना, 26, 27, 28, 29 लगातार, है ना। तो ये वाला युद्ध जो था राणा सांगा और बाबर के बीच का जो युद्ध था, इसी में भारत में पहली बार किसी व्यक्ति ने जिहाद का नारा दिया था। किसका नारा? जिहाद का नारा दिया था। काफिरों को मारिए, ये हमारे धर्म में लिखा है। ठीक, समझ में आया? चलिए, बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ युद्ध किस नाम से जाना जाता है? तो बाबर और मेदिनी राय के बीच में चंदेरी का युद्ध हुआ था 1528 में। घाघरा का युद्ध, घाघरा के युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया? महमूद लोदी, जो इब्राहिम लोदी का भाई था। ठीक, चलिए, बाबर की आत्मकथा, बाबर नामा, बाबर की आत्मकथा, जिसको क्या कहते हैं? बाबर नामा। ठीक, या तुझके बाबरी, याद रखना, तुझके बाबरी और बाबर नामा। ठीक, चलिए, किस युद्ध में बाबर ने तोप खाने का इस्तेमाल किया? तो देखिए, भारत में पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में इब्राहिम लोदी के खिलाफ, तो भारत में बाबर ने सबसे पहले तोप का इस्तेमाल किया था, और तोप ही उसकी सफलता का सबसे बड़ा कारण था। ठीक, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब और इसके बीच हुआ? तो अकबर और हेमू के बीच में, और अकबर को उस समय संरक्षित कर रहे थे बैरम खान। कौन? बैरम खान। और अब्दुल रहीम खान खाना, रहीम दास बैरम खान के पुत्र हैं। कौन है? बैरम खान के पुत्र हैं। चलिए, क्या चल रहा है, लेकिन अब क्या लिखें उस पे, जल्दी जल्दी हो रहा है उस पे। ठीक, चलिए, पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके बीच में हुआ? अकबर और हेमू के बीच में हुआ। कौन से सन में हुआ है? 1556 में। कौन, कब? 1556 में हुआ है। ठीक, किसके संरक्षण में अकबर ने 1560 तक शासन किया? बैरम खान। देखिए, ये अकरब लिख गया है, लेकिन ये है क्या? अकबर। ठीक, चलिए, सिंहासन पर बैठते ही अकबर ने कौन सा युद्ध लड़ा? पानीपत की दूसरी लड़ाई। ठीक, भारत के प्रथम विधि निर्माता कौन थे? तो प्रथम विधि निर्माता मनु को माना जाता है। किसको माना जाता है? मनु। मनु संहिता लिखी थी इन्होंने। क्या लिखा था? मनु संहिता। उसमें धार्मिक विधियों को बताया गया, धार्मिक विधियों को बताया गया है। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं महर्षि उलूद, महर्षि उलूक, जिनको कड़ाद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कड़ाद, महर्षि उलूक। न्याय दर्शन के प्रतिपादक महर्षि गौतम है। न्याय दर्शन महर्षि गौतम। याद रखना, दर्शन बहुत पूछा जाता है। वैशेषिक दर्शन कड़ाद, न्याय दर्शन महर्षि गौतम, और सांख्य दर्शन के प्रतिपादक हैं कपिल मुनि। कौन है? कपिल मुनि। पूर्व मीमांसा के दर्शन प्रतिपादक हैं जैमिनी। कौन है? जैमिनी। कांचीपुरम के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो कांचीपुरम के कैलाश मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कराया था। किसने कराया था? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कराया था। ठीक, कांचीपुरम के मुक्तेश्वर मंदिर, बैकुंठ पेशमाल मंदिर का निर्माण किसने कराया? नंदी वर्मन द्वितीय ने कराया था। ठीक, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? देखो, इसको इंपॉर्टेंट मानो, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक पूछा जाता है, कई बार हमने देखा है परीक्षाओं में इसको पूछा गया है। दंती दुर्ग। कौन है? दंती दुर्ग। ठीक, कृष्ण प्रथम, गोविंद तृतीय, अमोघ वर्ष, कृष्ण द्वितीय, इंद्र तृतीय, कृष्ण तृतीय किस वंश के राजा थे? तो ये सब राष्ट्रकूट वंश के राजा हैं। कहां के? राष्ट्रकूट वंश के राजा हैं। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी मानिखेत थी, जिसको मनकिर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मनकिर। ठीक, राष्ट्रकूट वंश का प्रथम शासक कौन था? ध्रुव। राष्ट्रकूट वंश का प्रथम शासक ध्रुव था। ठीक, किस राष्ट्रकूट शासक ने प्रतिहार वंश के शासक नागभट्ट द्वितीय को पराजित किया था? तो गोविंद तृतीय ने। गोविंद तृतीय ने। ठीक, हर्यक वंश का संस्थापक, देखिए हर्यक वंश का संस्थापक कौन है? बिंबिसार। अब देखिए, अक्सर लोग कंफ्यूज किसमें होते हैं? बिंबिसार और बिंदुसार, नाम लगभग बोलने में एक जैसे लगते हैं, तो जब आप सरसरी निगाह से पढ़ते हैं तो बिंदुसार और बिंबिसार ये मिक्स हो जाते हैं, है ना। तो यहां याद रखना कि
बिंबिसार हर्यक वंश से संबंधित है। किससे? हर्यक वंश, बिंबिसार, कालाशोक, अजातशत्रु, है ना। लेकिन बिंदुसार जो है वो अशोक के पिता हैं। कौन है? अशोक के पिता। ठीक, चलिए। महाराष्ट्र में स्थित एलोरा एवं एलिफेंटा गुफाओं का निर्माण किसने कराया? राष्ट्रकूट ने कराया। याद रखना, एलोरा गुफाओं का निर्माण किसने कराया? राष्ट्रकूटों ने। और जो एलिफेंटा में गुफाएं हैं, एलिफेंटा समुद्र के बीचों बीच में एक द्वीप जैसा है, वहां पर भी लोग जाते हैं घूमने के लिए, वो भी राष्ट्रकूटों ने बनवाया था। किसने? राष्ट्रकूटों ने बनवाया था। कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने की? तो तैलप द्वितीय ने कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना की थी। तैलप द्वितीय। चलिए, वातापी के चालुक्य की स्थापना राजा जय सिंह ने की थी। चालुक्य वंश की स्थापना। पुलकेशिन प्रथम, पुलकेशिन द्वितीय। देखिए, पुलकेशिन प्रथम और पुलकेशिन द्वितीय, कीर्तिवर्मन, ये सब कौन से वंश से संबंधित हैं? चालुक्य वंश से संबंधित हैं। और कौन सा चालुक्य? तो अगर जो पूछ लिया तो याद रखना, वातापी का चालुक्य, वातापी के चालुक्य वंश का। ठीक, चलिए। बेंगी के चालुक्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो बेंगी के चालुक्य वंश के संस्थापक विष्णु धर्मन। ठीक, वर्धन, विष्णुवर्धन, सॉरी, विष्णुवर्धन। चोल वंश का संस्थापक कौन है? विछयालय। चोल वंश का संस्थापक विछयालय है। चोल वंश की राजधानी तंजावुर। चोल वंश की राजधानी तंजावुर। परांतक प्रथम, राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, कुलोतुंग किस वंश के राजा थे? ये सब चोल वंश के राजा थे। तंजौर का राजराजेश्वर शिव मंदिर किसने बनवाया? तो याद रखना, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर है। ये क्या है? बृहदेश्वर। इसको सही कर लेना, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर। ठीक, ये याद रखिएगा, किसने बनवाया था? राजराज प्रथम ने। इसको राजराजेश्वर मंदिर भी कहते हैं, लेकिन जब भी प्रश्न पूछा गया है तो तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर पूछा गया है। बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? राजराज प्रथम ने बनवाया था। चोल काल में किसी विद्यालय के रखरखाव की भूमि को क्या कहते थे? शाला भोग कहते थे। चलिए, चोल वंश का अंतिम राजा कौन था? राजेंद्र तृतीय। चोल काल में सोने के सिक्के क्या कहलाते थे? कलंजू। क्या कहलाते थे? कलंजू कहलाते थे। चलिए, नटराज प्रतिमा किस काल की उत्कृष्ट कला है? नटराज की प्रतिमा, है ना, चोल काल की। याद रखना, नटराज प्रतिमा किस काल की है? चोल काल की। चोल काल में विष्णु के उपासक क्या कहलाते थे? अलवर कहलाते थे। विष्णु के उपासक अलवार कहलाते थे। और शैव के उपासक नैनार कहलाते थे। क्या कहलाते थे? नैनार। याद रखना, शैव के उपासक नैनार कहलाते थे। पाल वंश का संस्थापक कौन है? गोपाल है। पाल वंश की राजधानी मुंगेर। पाल वंश की राजधानी कहां थी? मुंगेर थी। ठीक, धर्मपाल, देवपाल, नारायणपाल, महिपाल, नयपाल, ये सब पाल वंश के शासक हैं। विक्रमशिला की स्थापना किसने कराई? याद रखना, विक्रमशिला की स्थापना कराई थी धर्मपाल ने। ओदंतपुरी जो बिहार में है, कहां है? बिहार में। ओदंतपुरी के प्रसिद्ध बौद्ध मठ का निर्माण करवाया था देवपाल ने। किसने कराया था? देवपाल ने कराया था। पाल शासक, अब जाहिर सी बात है, बौद्ध मठ का निर्माण करा रहे हैं, इसका मतलब कौन से धर्म के न्यायी हैं? बौद्ध धर्म के न्यायी थे। नालंदा में बौद्ध विहार बनाने के लिए किस राजा ने 5 गांव दान दिए थे? तो तुमने पूछा था ना, नालंदा विश्वविद्यालय। देवपाल। कौन सा? देवपाल। समझ में आया? ठीक। पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? चंद्रवरदाई। ठीक, पृथ्वीराज रासो वही मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में जो युद्ध हुआ था, उसकी रचना पृथ्वीराज रासो के रूप में चंद्रवरदाई ने की थी। वीर रस की कविताएं हैं इसमें। किसमें? वीर रस की। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। किसके नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला आक्रमण किया? तो मोहम्मद बिन कासिम को भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम आक्रमणकारी माना जाता है। हाँ, किसके नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला आक्रमण किया? मोहम्मद बिन कासिम। अरबों ने सिंध को किस वर्ष जीता था? 712 ईस्वी में। अरबों के आक्रमण के समय सिंध का राजा था दाहिर। कौन था? दाहिर। और 932 ईस्वी में किसने गजनी नामक साम्राज्य की स्थापना की? तो याद रखना, अल्पतगीन
प्रथम तुर्क आक्रमण के समय पंजाब का शासक कौन था? जयपाल। प्रथम तुर्क आक्रमण के समय पंजाब का शासक कौन था? जयपाल था। सुबुक्तगीन कौन था? तो अल्पतगीन का दामाद था। सुबुक्तगीन अल्पतगीन का दामाद था। तो अल्पतगीन जो है वो गजनी वंश का संस्थापक है। कौन है? गजनी वंश का संस्थापक है। ठीक, चलिए। महमूद गजनी किसका पुत्र था? तो सुबुक्तगीन का पुत्र था। किसका? सुबुक्तगीन का पुत्र था। महमूद गजनी ने पंजाब के शाही राजा जयपाल पर कब आक्रमण किया? 712। कब किया? 712। ठीक, चलिए, इसमें नहीं लिखा होगा। ठीक है, चलिए, नहीं, गजनी है। महमूद गजनी ने अंतिम भारतीय आक्रमण किसके विरोध किया था? विरुद्ध 17वां आक्रमण, है ना। चलिए, महमूद गजनवी का अंतिम आक्रमण था और यह आक्रमण सिंध और मुल्तान के तटवर्ती क्षेत्रों में जाटों के विरुद्ध हुआ था, जिसमें जाट पराजित हुए थे। 17 बार आक्रमण किया था उसने। कितनी बार? 17 बार। चलिए, सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक महमूद गजनी। हालांकि अगर प्रथम सल्तनत काल में सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? नहीं, सल्तनत काल में नहीं है, नहीं, इल्तुतमिश। याद रखना, कौन था? इल्तुतमिश था। चलिए, हाँ, सल्तनत काल में। अलबरूनी, फिरदौसी, उतबी, फारूकी किसके दरबारी कवि थे? तो ये महमूद गजनी के ही दरबारी कवि थे। महमूद गजनवी के साथ ही ये अलबरूनी भारत आया था। हाँ, गजनी गजनवी दोनों एक ही है ना। चलिए, महमूद गजनी की मृत्यु 30 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 30 ईस्वी में। ठीक। प्राचीन भारत के बारे में जानकारी हेतु प्रमुख स्रोतों में से एक धर्मग्रंथ में कितने वेद हैं? ठीक, 4 वेद हैं। ठीक, थोड़ा सा फॉर्मेट में दिक्कत है प्रश्न के, लेकिन याद रखना वेद कितने हैं? 4 वेद हैं। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। और ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद को वेद त्रयी कहा जाता है। क्या कहता है? वेद त्रयी कहा जाता है। किस वेद में हमें आर्यों के राजनीतिक प्रणाली का तथा इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है? ऋग्वेद में आर्यों की जो राजनीतिक व्यवस्था थी वो हमको ऋग्वेद से पता चलती है। 4 वेदों में सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। मत्स्य पुराण किस वंश के बारे में बताता है? तो आंध्र सातवाहन वंश। याद रखना, अगर पूछा जाए कि सबसे पुराना पुराण, सबसे प्राचीनतम पुराण कौन सा है, तो मत्स्य पुराण सबसे प्राचीनतम पुराण है। मत्स्य, मत्स्य मतलब होता है मछली, है ना। तो मत्स्य पुराण हमारा सबसे प्राचीनतम पुराण है। चलिए, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुई? ठट्टा में हुई थी। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दिल्ली का शासक कौन बना? फिरोज शाह तुगलक। और फिरोज शाह तुगलक ने क्या बनवाया? जौनपुर। क्या बनवाया? जौनपुर। ठीक। फिरोज शाह तुगलक किसका बेटा था? देखिए, गयासुद्दीन के छोटे भाई रज्जब का बेटा था। हिंदू माता से उत्पन्न पहला मुस्लिम शासक कौन था? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक। ठीक, चलिए, फिरोज शाह तुगलक ने इस्लामी कानूनों द्वारा स्वीकृत कौन से कर लगाए? तो यार देखो, जजिया कर सबसे पहले किसने लगाया था? फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। इसीलिए लोगों कहते हैं बड़े तुगलक बन रहे हो तुम, है ना, क्योंकि ये अपने मनमानी ढंग से काम करना। जैसे कोई ऐसा व्यक्ति है जो मनमाने ढंग से काम कर रहा है, किसी की नहीं सुन रहा है, तो उसको तुगलक कह के संबोधित किया जाता है। ठीक, तो ये लोग ऐसे हैं। सल्तनत काल में सभी वंशों में सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला वंश कौन सा है? तुगलक। कौन सा है? तुगलक। और फिरोज शाह तुगलक ने खराज, खम्स, जजिया और जकात ये कर लगाए थे। ठीक, जजिया एक तरह का तीर्थ यात्रा कर था। कौन सा? तीर्थ यात्रा कर था। गरीबों की सहायता के लिए फिरोज शाह ने किस विभाग की स्थापना की? दीवाने खैरात नामक दान विभाग की स्थापना की थी। दीवाने खैरात। ठीक। सिंचाई की सुविधा के लिए फिरोज शाह तुगलक ने कितनी नहरें बनवाई? 5 नहरें बनवाई थी। फिरोज शाह तुगलक ने कृत्रिम झीलों का निर्माण कराया था। कितनी? 30। फिरोज शाह के समय कौन से सिक्के जलाए गए थे? अदूधा, विक और शंशगानी। कौन सा? शंशगानी, को शंशबानी भी कहते हैं। ठीक, कहीं कहीं शंशबानी लिखा हुआ है। चलिए, किसने सैन्य सेवा को वंशानुगत बनाया? फिरोज शाह तुगलक ने। वंशानुगत का मतलब सैनिक का बेटा, सैनिक, है ना।
फिरोज शाह ने कहां से अशोक स्तंभ मंगवा कर फिरोज शाह कोटला में स्थापित कराया? तो फिरोज शाह, देखिए अशोक के बहुत सारे स्तंभ थे, ठीक, और उसमें से मेरठ और टोपरा का जो स्तंभ था उसको फिरोज शाह ने फिरोज शाह कोटला में स्थापित करा दिया था, दिल्ली में। कहाँ? दिल्ली में। हाँ। फतवाए जहांदारी और तारीखे फिरोज शाही की रचना किसने की है? जियाउद्दीन बरनी। याद रखना, ये याद कर लो, फतवाए जहांदारी और तारीखे फिरोज शाही, ये जियाउद्दीन बरनी की रचना है। किसकी? जियाउद्दीन बरनी की रचना है। और बरनी की ये रचनाएं कई परीक्षाओं में पूछी गई हैं, यहां तक कि हमें लगता है कि आरओ वाले परीक्षा में भी इसको पूछा गया था, ठीक, शायद। फिरोज शाह तुगलक ने अपनी आत्मकथा किस नाम से लिखी है? तो फुतुहाते फिरोज शाही, ये पूछा गया है, 100% आरओ के एग्जाम में आया था, ठीक। फुतुहाते फिरोज शाही फिरोज शाह तुगलक की लिखी हुई अपनी आत्मकथा है, फुतुहाते फिरोज शाही। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निजामुद्दीन औलिया किस तुगलक काल के तुगलक किस से संबंधित हैं? किस तुगलक शासक से? गयासुद्दीन तुगलक। इनकी दरगाह कहाँ है? दिल्ली में। चिरागे दिल्ली भी इनको कहा जाता है। इनके शिष्य अमीर खुसरो, ठीक। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने कराया? अशोक ने कराया, ठीक। ये सब आपको बता चुके हैं पहले ही। चलिए, हाँ, ये शायद रिपीट हुआ है। ये भी हो चुका है, ये नहीं हुआ है ना। चलिए, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? मैंने बताया था आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ या कुलीन, ठीक। उच्च कुल में पैदा होने वाला। क्या? उच्च कुल में जन्म लेने वाला। किस वेद में प्राचीन वैदिक युगीन संस्कृति के बारे में जानकारी मिलती है? ऋग्वेद में मिलती है। वेदों की संख्या 4 है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव हैं, ठीक। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम? सिद्धार्थ। महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान? लुम्बिनी, नेपाल, 563 ईसा पूर्व, है ना। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया? याद रखना, ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। 326 ईसा पूर्व सिकंदर और पोरस की लड़ाई हुई थी, है ना, झेलम नदी के तट पर। सिकंदर और पोरस के मध्य किस नदी के तट पर युद्ध हुआ था? तो झेलम नदी के तट पर हुआ था। मगध की प्रथम राजधानी? गिरिब्रज। क्या है? गिरिब्रज, ठीक। नंद वंश के संस्थापक कौन थे? पद्म नंद, महापद्मनंद, है ना, महापद्म नंद। नंद वंश का अंतिम शासक? घनानंद। बौद्ध धर्म में बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ क्या कहलाता है? त्रिपिटक। त्रिपिटक, ठीक। चलिए, जैन धर्म का पवित्र ग्रंथ? आगम कहलाता है। क्या कहलाता है? आगम कहलाता है। चलिए, महावीर स्वामी के बचपन का नाम था? वर्धमान। और महावीर स्वामी के पिता का नाम? सिद्धार्थ। कंफ्यूज मत होना, सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के बचपन का भी नाम है और महावीर स्वामी के पिता का भी नाम सिद्धार्थ है, ठीक। हाँ, महात्मा बुद्ध के पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन। भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना का उल्लेख किस एक्ट में किया गया था? तो मैंने बताया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं। और इसी समय में सबसे पहली बार यह उल्लेख किया गया था कि भारत में लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाएगी, ठीक। सन्यासी विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? बंगाल में। सन्यासी विद्रोह कहां हुआ था? बंगाल में। बंकिम चंद्र चटर्जी की जो रचना है आनंद मठ, क्या है? आनंद मठ, उसी में से वंदे मातरम लिया गया है। क्या लिया गया है? वंदे मातरम, हमारा राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गीत, ठीक। और वो आनंद मठ किस पर लिखा गया है? सन्यासी विद्रोह पर पूरा लिखा गया है उपन्यास, ठीक। अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो स्वामी सहजानंद। याद रखना, स्वामी सहजानंद ने ही अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की थी। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना किसने की? स्वामी सहजानंद। और स्वामी से ही याद आया, स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक। कौन सी सभा? आर्य सभा। कौन सी? आर्य सभा, ठीक। चलिए, इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने की थी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? सुभाष चंद्र बोस ने ही की थी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जब उन्होंने कांग्रेस छोड़ी थी तो फॉरवर्ड ब्लॉक नामक एक नई राजनीतिक पार्टी गठित की। चलिए आगे देखते हैं। बस बिल्कुल, ये भारत द्वारा साइमन कमीशन के विरोध में
भारत का साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया गया था भारत में? तो देखिए, भारत में साइमन कमीशन जब आया था तो साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था और ये इसके विरोध का सबसे बड़ा कारण था। कर्नल वायली की हत्या के आरोप में किसको मृत्युदंड दिया गया था? मदन लाल ढींगरा को। मदन लाल ढींगरा को कर्नल वायली की हत्या के आरोप में मृत्युदंड दिया गया था। वंदे मातरम पत्र के संपादक कौन थे? अरविंद घोष। अरविंद घोष ने वंदे मातरम पत्र संपादित किया था, ठीक, पत्रिका। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कब प्रारंभ की? 12 मार्च 1930। कहां से? साबरमती के आश्रम से। कहां से? साबरमती के आश्रम से, ठीक। हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी है? महात्मा गांधी ने लिखी है, याद रखना। हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी है? महात्मा गांधी ने लिखी है। सत्य के साथ मेरा अनुभव, इस तरह से भी एक उनकी पुस्तक है, भी उन्होंने लिखी है, ठीक। राजपुताना के किस एक राज्य ने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी? तो बस वही महाराणा प्रताप। मेवाड़, हल्दी घाटी का युद्ध 1576। 1576। घास की रोटी खा लेंगे लेकिन अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं करेंगे, ठीक। चलिए, जहांगीर के बचपन का क्या नाम था? तो जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था। मैंने बताया शेख सलीम चिश्ती के ही नाम पर उनका नाम सलीम रखा गया था, ठीक। राजगद्दी पर बैठते ही जहांगीर के खिलाफ उसके ही बेटे ने विद्रोह किया था, जिसका नाम था खुसरो। अब देखो, ये वो वाला खुसरो नहीं है जो मैंने बताया निजामुद्दीन औलिया का शिष्य, है ना, नहीं, वो इसका नाम सिर्फ खुसरो था, ठीक। खुसरो और खुर्रम दो बेटे थे, खुसरो और खुर्रम। खुसरो ने अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था, जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था और इसकी सहायता उस समय जो सिख धर्म के पंचम गुरु थे, जिनका नाम था गुरु अंगद देव। गुरु अंगद देव, जिन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब संकलित किया है, गुरु ग्रंथ साहिब को संकलित किया है, उन्होंने इसकी सहायता की थी। और सहायता करने के लिए इस आरोप में गुरु अंगद देव को जहांगीर ने फांसी दे दी थी, ठीक, याद रखना। क्या, किस लिए क्या था? अब ये तो पता चल जाएगा तुमको, पढ़ोगे तो, है ना। चलो, किस नाम से जहांगीर ने सिक्के जारी करवाए? निसार। कौन से नाम से? निसार नाम से। किसके नेतृत्व में पहली बार मुगल दरबार में अंग्रेज आए थे? मिशन कैप्टन हॉकिंस, ठीक। मुगल काल में किस अंग्रेज के नेतृत्व में व्यापारिक अनुमति प्राप्त करने में सफलता पाई थी? सर टॉमस रो, ठीक। भारत में अंग्रेजों ने पहला कारोबारी केंद्र कहां स्थापित किया? सूरत में, फैक्ट्री 1613 ईस्वी में, 1613 ईस्वी में, ठीक। चलिए, वायु पुराण से हमें किस वंश के बारे में पता चलता है? तो गुप्त वंश की जानकारी वायु पुराण से मिलती है। कौन से वंश की? गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। किस वेद में जादू टोना तंत्र मंत्र वशीकरण मैंने बताया था? अथर्ववेद। हालांकि इसमें ऋग्वेद लिख गया है, तो इसको आप सही कर लीजिएगा, ये अथर्ववेद है। क्या है? अथर्ववेद। चलिए, हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथावस्तु है, कथावस्तु, ठीक। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है। जैन धर्म के प्रारंभिक इतिहास के बारे में किससे जानकारी मिलती है? कल्प सूत्र से मिलती है। कहां से? कल्प सूत्र से मिलती है। महावीर के जीवन कृत्यों की जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है? भगवती सूत्र से मिलती है। और याद रखना, इस भगवती सूत्र में भी 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। अगर अंगुत्तर निकाय विकल्प में नहीं आया तो भगवती सूत्र जरूर आएगा। अगर पूछा गया निम्न में से किस ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है और दोनों ही विकल्प दे दिया, तो याद रखना ए और बी दोनों सही होगा। अंगुत्तर निकाय, भगवती सूत्र, ठीक, ए और बी इनमें से कोई नहीं, तो ए और बी दोनों सही है, ठीक। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी है? चाणक्य ने लिखी है। किस पर आधारित है? राजनीति पर आधारित है। चाणक्य को किस अन्य नाम से जाना जाता है? विष्णुगुप्त। क्या जाना जाता है? विष्णुगुप्त। और कौटिल्य भी कहा जाता है, ठीक। मौर्यकालीन इतिहास के बारे में हमें किससे जानकारी प्राप्त होती है? तो चाणक्य ने जो अर्थशास्त्र लिखी है उसी से हमको पूरा मौर्यकाल लगभग पता चलता है। रास तरंगिणी की रचना किसने की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट, हिंदी के लिए भी और जीएस के लिए भी। रास तरंगिणी की रचना कल्हड़ ने की थी। किसने की थी? कल्हड़ ने की थी। रास तरंगिणी से हमें किसके इतिहास के बारे में पता चलता है? तो कश्मीर का इतिहास हमको पता चलता है राज तरंगिणी से। कहां से? राज तरंगिणी से।
अरबों की सिंध विजय से संबंधित पुस्तक चचनामा के लेखक कौन है? अली अहमद। कौन है? अली अहमद हैं। ठीक। संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक अष्टाध्यायी, मैंने बताया था। ठीक। निरुक्त, छंद, ज्योतिष, व्याकरण, ये सब जो आपके इसमें अष्टाध्यायी ने लिखी है। अष्टाध्यायी को लिखा है पाणिनि ने। किसने लिखा है? पाणिनि ने। संस्कृत व्याकरण की प्रथम पुस्तक है। ठीक। मौर्य के पहले का इतिहास तथा मौर्ययुगीन राजनीतिक व्यवस्था के बारे में हमें किससे जानकारी मिलती है? अष्टाध्यायी से मिलती है। ज्योतिष ग्रंथ गार्गी संहिता के लेखक कौन है? कात्यायन है। कौन है? कात्यायन है। किस कश्मीरी नवपाषाणिक प्रस्थल से गड्ढा घर का साक्ष्य मिला है? ठीक। गड्ढा घर, बुर्जहोम, क्या कहते हैं? बुर्जहोम। ठीक। निम्न में से किसने सर्वप्रथम 1863 में भारत में पाषाणकालीन औजारों की खोज की थी? तो मैं बता, रॉबर्ट ब्रूस फूड। ये ग्रूस लिख दिया है, क्या है? ब्रूस। क्या है? ब्रूस। हैंड एक्स, मैंने बताया था क्या मिला था उनको? एक्स, कुल्हाड़ी। ठीक। चलिए, तो भारत का सबसे प्राचीनतम नगर कौन सा है? मोहनजोदड़ो। सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। ठीक। मृतकों का टीला। चलिए, तो नवीनतम नगर, हाँ, नवीनतम धौलावीरा है। हड़प्पा सभ्यता का नवीनतम नगर क्या है? धौलावीरा। और प्राचीनतम है हड़प्पा। कौन है? हड़प्पा पहला। भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण नर्मदा घाटी से मिलता है। याद रखना, नर्मदा घाटी से भारत के सबसे प्राचीनतम मानव कंकाल मिले हैं। ठीक। सिंधु सभ्यता का काल क्या था? तो सिंधु सभ्यता का काल बता चुके हैं। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए मैंने उस टाइम में बताया भी था कि सिंधु सभ्यता के काल का निर्धारण किस पद्धति के द्वारा किया गया है? रेडियो कार्बन पद्धति। और इसी को क्या कहते हैं? C14, C14 मेथड। ठीक। हड़प्पा की खोज किसने की? राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 में। और मोहनजोदड़ो की खोज की राखल दास बनर्जी ने 1922 में। ठीक। याद रखना, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा है? लोथल। क्या है? लोथल। ये लोयल लिखा हुआ है, थोड़ा सा टाइपिंग में एरर है। लोथल। क्या है? लोथल। और कहाँ है? गुजरात में। कौन सी नदी के तट पर है? भोगवा नदी पर। ठीक। चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कालीबंगन किस राज्य में है? तो राजस्थान में है। कालीबंगा। जुते हुए खेत का साक्ष्य मिलता है और चूड़ियों का साक्ष्य मिलता है ना? कालीबंगा से जुते हुए खेत का साक्ष्य और चूड़ियों का साक्ष्य मिलता है। अब देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा अन्नागार, विशाल अन्नागार मोहनजोदड़ो से मिला है। याद रखना, विशाल अन्नागार और विशाल स्नानागार, ये दोनों कहाँ हैं? मोहनजोदड़ो। विशाल अन्नागार और विशाल स्नानागार, ये मोहनजोदड़ो से ही मिले हैं। ठीक। सिंधु घाटी सभ्यता में अग्निकुंड कहां से प्राप्त हुए? मैंने बताया था, देखिए लोथल और कालीबंगा दोनों से अग्निकुंड मिले हैं। आयताकार अग्निकुंड लोथल में मिले हैं। ठीक। चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता में नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति कहां से मिली है? मोहनजोदड़ो। देखो, नर्तकी की कांस्य मूर्ति भी पूछी जाती है, कई बार पूछा गया है। नर्तकी की कांस्य मूर्ति कहां से मिली? मोहनजोदड़ो से मिली है। सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल कौन थी? तो गेहूं और जौ। गेहूं और जौ सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल है। सिंधु सभ्यता के लोग मिठास के लिए किसका प्रयोग करते थे? तो शहद का प्रयोग करते थे। किसका? हनी, शहद का प्रयोग करते थे। मोहनजोदड़ो की खोज राखल दास बनर्जी ने 1922 में की थी। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता कैसी थी? तो बताइए, मैंने बताया था आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता कैसी है? ग्रामीण सभ्यता है। आर्यों की भाषा कौन थी? संस्कृत। आर्यों की भाषा क्या है? संस्कृत। और संस्कृत से वो थोड़ा सा कन्वर्ट हुई पाली में, पाली से प्राकृत में, प्राकृत से अवहट्ट में, अवहट्ट से अपभ्रंश में, और वही अपभ्रंश परिवर्तित हुआ है हिंदी में। किसमें? हिंदी में। चलिए, आर्यों का समाज किस प्रकार का समाज है? तो पितृ प्रधान है। जबकि अगर सैंधव सभ्यता का समाज पूछा जाएगा तो मातृ प्रधान समाज लगाइएगा। क्या लगाइएगा? मातृ प्रधान समाज, क्योंकि वहां माताओं से देवियों की पूजा होती थी, ऐसा माना जाता है। ऐसे प्रमाण मिले हैं जिससे ये पता चलता है कि वहां पर महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी थी। तो वो मातृ प्रधान है और ये पितृ प्रधान है। आर्यों का समाज पितृ प्रधान है। आज भी हमारा समाज पितृ प्रधान ही है, क्योंकि हम वी आर आर्यंस। ठीक। इंडो आर्यंस, है ना? चलिए, वैदिक सभ्यता में जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता है? अमाजू। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस। ठीक। बाकी चीजें आपको बताई जा चुकी हैं। मगध की पहली राजधानी क्या है? राजगृह।
ठीक, राजगृह, गिरिव्रज भी कहते हैं, क्या कहते हैं, गिरिव्रज। ठीक, चलिए, गांधार जनपद की राजधानी कहां हुआ करती थी? तो गांधार जनपद की राजधानी तक्षशिला में थी। कहां थी? तक्षशिला में थी। जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव हैं, 24वें महावीर हैं। 540 ईस्वी में महावीर का जन्म कुंडग्राम में हुआ था। ठीक, और बाकी आप जानते हैं। देखिए, महावीर स्वामी का प्रथम अनुयायी कौन था? जमाली। ठीक, कौन था? जमाली। ठीक, हाँ, महावीर के अनुयायियों को कहते हैं निर्ग्रंथ। प्रथम जैन संगीति कहां हुई? पाटलिपुत्र में, 300 ईस्वी पूर्व में। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण किस धर्म से संबंधित है? त्रिरत्न। इनको क्या कहते हैं? त्रिरत्न। तो ये जैन धर्म से संबंधित हैं। प्रथम बौद्ध संगीत कब हुई? 400 ईसा पूर्व में, राजगृह में हुई थी। कहां हुई थी? राजगृह में हुई। और प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। किसने की थी? महाकश्यप ने की थी। द्वितीय बौद्ध संगीति कहां पर हुई आपकी? बताइए। द्वितीय बौद्ध संगीति हुई वैशाली में। कहां हुई? वैशाली में। द्वितीय बौद्ध संगीत किसके शासन काल में हुई थी? तो ये कालाशोक के शासन काल में हुई थी। और इसकी अध्यक्षता की थी सबाकामी ने। किसने? सबाकामी ने की थी। कनिष्क के शासन काल में कुंडलवन में कौन सी बौद्ध संगीति हुई? चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद था। मौर्य वंश का की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म का अनुयायी था? जैन धर्म का अनुयायी था। ठीक, चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह कार्नेलिया से हुआ था। किसकी पुत्री थी? हाँ, निकेटर की। और सेल्यूकस निकेटर किसका सेनानायक था? सिकंदर का। किसका? सिकंदर का था। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मगध का साम्राज्य किसके हाथ में आया? बिंदुसार के। ठीक, बिंदुसार के बाद अशोक, है ना। चलिए, तो ये बता चुके हैं आपको। चलिए, ये देखिए, सातवाहन वंश की स्थापना किसने की थी? तो देखिए, सातवाहन वंश की स्थापना 230 से 60 ईसा पूर्व सिमुक ने की थी। किसने की थी? सिमुक ने की थी। और इसके जो प्रमुख शासक हैं वो हैं शतकर्णी प्रथम, गौतमी पुत्र शतकर्णी, वशिष्ठी पुत्र पुलवामी, यज्ञश्री शतकर्णी। ठीक, प्रतिष्ठान सातवाहन वंश की राजधानी थी। देखिए, प्रतिष्ठान सातवाहन वंश की राजधानी थी। याद रखिएगा, ये कहां पर है? आपके महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। ठीक, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। कौन था? श्रीगुप्त था। गुप्त वंश का प्रथम सम्राट कौन बना? चंद्रगुप्त प्रथम। और गुप्त वंश की शुरुआत किसने की? चंद्रगुप्त प्रथम ने। दोनों प्रश्न हैं, अलग से लैंग्वेज चेंज करके पूछा गया है। हीनयान तथा महायान किस धर्म के दो भाग हैं? बौद्ध धर्म के। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त वंश का संस्थापक समुद्रगुप्त बना। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को ही कहा जाता है। हरिशेन कहाँ थे? समुद्रगुप्त के दरबार में थे। कनिष्क किस वंश का शासक है? कुषाण वंश का। गांधार शैली और मथुरा शैली का विकास किस शासनकाल में हुआ? तो देखिए, गांधार और मथुरा शैली का विकास कनिष्क के शासनकाल में हुआ है। ठीक, चलिए, भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? तो नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। माध्यमिक सूत्र की रचना किसने की थी? तो नागार्जुन ने की थी। किसने की थी? नागार्जुन ने। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। किसने की थी? कुमारगुप्त ने की थी। और इस तरह से ये आपका पूरा खत्म होता है। ठीक, ध्यान से पढ़िए, रिवाइज करिए। पीडीएफ आपको ग्रुप में भेज दी जाएगी। और परीक्षा देते समय अच्छे से इसको तैयार करके जाइएगा। और बहुत ध्यानपूर्वक प्रश्नों को कम से कम 1 से 2 बार पढ़कर उत्तर लगाइएगा। कभी मैंने बताया है कि किस तरह से प्रश्न आपको हल करना है।